हेलो दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं सचिन एक बार पुनः स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वनली प्रैक्टिस पर। दोस्तों, आज का सेशन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। कल हमने उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर था उसको हमने स्टार्ट कर दिया था। उपराष्ट्रपति का पहला क्लास हो चुका है, आज हम देखेंगे दूसरी क्लास में। कल की क्लास में हमने देखा था 63 से लेकर के 66 तक अनुच्छेदों को हमने देखा था। आज हम देखेंगे उससे आगे के जो इम्पोर्टेंट अनुच्छेद हैं, उसको वन बाय वन करके अच्छे से देखेंगे, उसके कंसेप्ट को समझेंगे। उससे जितने भी क्वेश्चन बने हैं या भविष्य में बन सकते हैं, उन सभी डायमेंशन को हम अलग-अलग नज़रिए से देखेंगे ताकि वहाँ से अगर कोई क्वेश्चन बनता है तो मेरी क्लास के बाहर से ना जाए दोस्तों, ठीक है? तो दोस्तों अगर इस चैप्टर को अच्छे से समझना है तो वीडियो को लास्ट तक देखना और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक, सब्सक्राइब ज़रूर करना दोस्तों, ठीक है दोस्तों? तो चलिए दोस्तों आज का सेशन शुरू करते हैं। आज देखने वाले हैं अनुच्छेद 67 को। अनुच्छेद 67 में क्या कहा गया है? आइए एक-एक करके देखते हैं। तो दोस्तों कॉन्संट्रेट बनाकर रखना क्योंकि ये जो उपराष्ट्रपति का जो चैप्टर है, टॉपिक है, ये बहुत ज़्यादा कंसेप्चुअल होता है, ठीक है? बहुत ज़्यादा लेंदी होता है। अगर इसे ढंग से नहीं समझे तो फिर आप कभी समझ नहीं पाओगे। लेकिन एक बार आपने समझ लिया तो फिर कभी भूल नहीं पाओगे। इस चीज़ की कोई भी चीज़ हो उसकी यही ख़ासियत होती है दोस्तों कि अगर जो चीज़ जल्दी समझ में नहीं आती है, वो जल्दी आती नहीं है। अगर एक बार उसे ध्यान से समझ लेते हैं तो फिर दोबारा वो भूलती नहीं है। सबसे बड़ी ख़ासियत यही होती है, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं अनुच्छेद 67 की बात कर लें तो इसमें कार्यकाल की बात किया गया है। क्या दोस्तों? अनुच्छेद 67 में उपराष्ट्रपति के कार्यकाल की बात की गई है, ठीक है? आइए देखते हैं उसके उनके कार्यकाल क्या होते हैं, एक-एक करके देखने वाले हैं, ठीक है? उपराष्ट्रपति जिस दिन से पद को धारण करता है, क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति मतलब जैसे इलेक्शन हुआ, इलेक्शन के बाद उसके बाद जिस दिन से उपराष्ट्रपति अपने पद को धारण करते हैं, उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक क्या दोस्तों? उस दिन से लेकर के 5 वर्ष तक वो अपने पद पर बने रहते हैं। क्या? जिस दिन से वो अपने पद को धारण करते हैं यानी जिस दिन से वो शपथ लेते हैं, उस दिन से जब पद धारण करते हैं, तो वो 5 वर्ष तक अपने पद पर बने रहते हैं या अपने पद पर आसीन रहते हैं। ठीक है? तो क्या आपसे क्वेश्चन होना चाहिए दोस्तों कि क्या उपराष्ट्रपति का जो 5 साल का समय निर्धारित किया गया है, तो क्या अपने 5 साल पर ही वो मतलब अपने पद से हटेंगे या उसके बीच में भी कोई प्रॉब्लम आ गई, हट सकते हैं या नहीं हट सकते, उसके लिए भी कोई प्रावधान है? जी हाँ, उसके लिए भी प्रावधान है। अगर मान लीजिए बीच में कभी उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति अपने से त्यागपत्र देना चाहते हैं, तो इसका भी प्रावधान संविधान में है दोस्तों। तो अगर उपराष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या उपराष्ट्रपति अपने पद से खुद रिज़ाइन देना चाहते हैं, तो वो रिज़ाइन दे सकते हैं। वो अपना त्यागपत्र किसको देंगे? वो अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे करके अपने पद को खाली कर सकते हैं। क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति यदि अपने पद से हटना चाहें, तो अपनी जो त्यागपत्र है, वो राष्ट्रपति को देकर अपने पद को खाली कर सकते हैं, अपने पद को त्याग सकते हैं। जी हाँ, ठीक है? और यहाँ पर एग्ज़ामिनर आपसे फँसाने की कोशिश करेगा और यहाँ से पूछेगा दोस्तों कि उपराष्ट्रपति जो है, अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो वो सीधा जवाब होना चाहिए उपराष्ट्रपति अपना जो त्यागपत्र होता है दोस्तों, वो राष्ट्रपति को देता है, इसमें कोई कन्फ्यूज़िंग नहीं होना चाहिए। लेकिन एग्ज़ामिनर आपसे लेकिन एग्ज़ामिनर आपको कन्फ्यूज़ करने की कोशिश करेगा, तो आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना है। राष्ट्रपति भी दे सकता है, राष्ट्रपति मान लीजिए ऑप्शन में है, उसके अलावा प्रधानमंत्री भी दे सकता है, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश भी हो सकता है या लोकसभा का अध्यक्ष भी हो सकता है। मतलब आपको भ्रमित करने की कोशिश करेगा, मगर आपको वहाँ पर भ्रमित नहीं होना है। आप अगर इसे अच्छे से समझे रहेंगे, तो चीज़ें आपको एग्ज़ाम में आसान रहेगी, नहीं तो आप कहीं न कहीं कन्फ्यूज़ में रहेंगे, ठीक है? जितनी बढ़िया से, जितनी क्लियर से मैं बता रहा हूँ, उतनी ही क्लैरिटी से आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है? अगर एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दोबारा आप उस क्लास को देखिए, दोबारा नहीं समझ में आ रहा तो तिबारा देखिए। लेकिन एक बार आपने इसे अच्छे से पढ़ लिया तो दोबारा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बस आपको रिवाइज़ करने की ज़रूरत होगी, ठीक है दोस्तों? तो जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना पद देते हैं। जो उपराष्ट्रपति हैं वो अपना जो पद है वो राष्ट्रपति को त्याग देते हैं, ठीक है? लेकिन उनके हटाने जाने की प्रक्रिया भी है दोस्तों, वो डायरेक्ट अपने पद को त्याग नहीं सकते हैं, ठीक है? उनके हटाने की प्रक्रिया है। जैसे हमने देखा था कि राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग लगाया जाता है, लेकिन यहाँ पर भी उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया है, लेकिन ये नहीं कह सकते हैं कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए भी महाभियोग लगाया जाता है। जी नहीं, महाभियोग इनके प्रावधान में नहीं है, मतलब उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए कोई भी महाभियोग नहीं लगाया जाता है, लेकिन इनके हटाने की प्रक्रिया है, उसको हम देखने वाले हैं। ध्यान से समझना, आइए देखते हैं उपराष्ट्रपति को हटाने की क्या-क्या प्रक्रिया है, क्या-क्या प्रावधान है, क्या-क्या प्रोसीजर है। ध्यान से देखना चीज़ें समझ में आएगी दोस्तों, नहीं तो फिर कहीं न कहीं आप गड़बड़ कर जाएँगे, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जैसा आप हेडिंग में देख सकते हैं कि यहाँ पर दिया है कि उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया। जी हाँ दोस्तों, उपराष्ट्रपति को कैसे हटाया जाता है, चलिए हम देखते हैं। कॉन्संट्रेट करके देखना दोस्तों तभी चीज़ें समझ में आएगी वरना फिर दिक्कत हो जाएगी। फिर जब समझ में नहीं आएगी, जब आप ध्यान से नहीं पढ़ेंगे तो चीज़ें समझ में नहीं आएगी। जब समझ में नहीं आएगी तो फिर क्वेश्चन कहाँ होगा आपसे, ठीक है? ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है कि
प्रस्ताव लाने से पहले क्या दोस्तों, सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर उपराष्ट्रपति को हटाया जाता है तो उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए लोकसभा और राज्यसभा 2 सदन होते हैं। लेकिन उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए सबसे पहले जो प्रस्ताव पारित होगा या प्रस्ताव लाया जाएगा, किस सदन में लाया जाएगा, जिन दोस्त को पता होगा अच्छी बात है, रिवाइज हो जाएगा। जिनको नहीं पता है वो आज से जान ले कि उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए जो प्रस्ताव है दोस्तों, वो सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। क्या दोस्तों, सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाएगा। लेकिन राज्यसभा में प्रस्ताव लाने से पहले उपराष्ट्रपति जी को 14 दिन पहले नोटिस दी जाती है। जैसे आप याद करिए कि राष्ट्रपति को भी ऐसा कुछ दिया गया था। क्या, राष्ट्रपति को भी हटाने के लिए जब महाभियोग लगाया जाता है, उससे पहले उनको भी 14 दिन पहले क्या किया जाता है, नोटिस दिया जाता है कि महोदय आपको अपने पद से हटाने की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। तो इसी सिलसिले में उनको क्या किया जाता है, 14 दिन पहले उनको नोटिस दे दिया जाता है। जस्ट लाइक सेम यहाँ पर उपराष्ट्रपति को भी राज्यसभा में प्रस्ताव पारित करने से पहले उनको भी क्या किया जाता है, 14 दिन पूर्व नोटिस दे दिया जाता है। यहाँ तक बातें समझ में आई? मेरे ख्याल से यहाँ तक कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद उनको नोटिस देने के बाद तो प्रस्ताव सबसे पहले कहाँ लाया जाता है, सबसे पहले राज्यसभा में लाया जाता है। मेरी बातों को थोड़ा गौर करना दोस्तों, क्योंकि इसको मैं बहुत जोर देकर समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आप इसे ध्यान से समझेंगे तो बेहतरीन तरीके से समझ में आएगा, आप दोबारा नहीं भूलेंगे। क्योंकि मैं किताबी भाषा का प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, अपनी भाषा में यानी आपकी लोकल लैंग्वेज में प्रयोग करके आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, ताकि आप चीज़ों को कनेक्ट कर पाएँ, ठीक है। तो सबसे पहले राज्यसभा में क्या किया जाता है, राज्यसभा में उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रस्ताव लाया जाता है, ठीक है। अच्छा, प्रस्ताव तो लाया जाता है, लेकिन जब राष्ट्रपति को हटाया गया था तो उसमें भी कुछ प्रावधान था। मतलब किस बहुमत से उनको हटाया गया था राष्ट्रपति को, और किस बहुमत से इनको हटाया जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए, तो उपराष्ट्रपति को प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। क्या दोस्तों, प्रभावी बहुमत से हटाया जाता है। आपका सवाल होना चाहिए कि ये प्रभावी बहुमत होता क्या है, तो मैं आपको एक लाइन में बता दूं कि प्रभावी बहुमत उसे कहते हैं जिस सदन में लाई जाती है उस सदन की, क्या, जिस सदन में लाई जाती है उस सदन की आधे से अधिक, क्या दोस्तों, उस सदन के आधे से अधिक। मान लीजिए किसी सदन में 100 सीट है, मैं एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ, वैसे एक्चुअली रियल में ये सीट नहीं है राज्यसभा ना ही लोकसभा में, मैं आपको केवल समझा रहा हूँ। क्या दोस्तों, एक एग्जाम्पल के बेस पे समझा रहा हूँ। सपोज दैट मान लीजिए किसी सदन में 100 सीट है, 100 सीट का आधा कितना होगा, 100 सीट का आधा 50 होगा, ठीक है। 50 से एक अधिक यानी कुल सदस्यों का आधे से अधिक, इसी को कहते हैं प्रभावी बहुमत। आई थिंक आपको क्लियर हो जाना चाहिए। क्या दोस्तों, जिस सदन में प्रस्ताव पारित किया गया यानी जिस सदन में प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया उस सदन के, मतलब उस सदन के कुल सदस्यों का आधे से अधिक, ठीक है। आपको मैंने एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझा दिया, यहाँ पर कोई कंफ्यूजिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो जब प्रभावी बहुमत से राज्यसभा में ये प्रस्ताव पारित हो जाता है तो उसके बाद लोकसभा की भी सहमति इसमें होनी चाहिए दोस्तों। इसका मतलब ये नहीं कि राज्यसभा में अगर पहले आया तो लोकसभा में नहीं जाएगा, जी नहीं, लोकसभा में नहीं जाएगा, पहले तो राज्यसभा में जाएगा, लेकिन उसमें लोकसभा का भी समर्थन होना जरूरी है। क्या दोस्तों, लोकसभा का भी समर्थन होना जरूरी है। अगर लोकसभा भी समर्थन कर देता है, क्या दोस्तों, अगर लोकसभा भी समर्थन कर देता है तो क्या होगा, तो उपराष्ट्रपति को अपने पद से त्याग करना पड़ेगा, यानी अपने पद से हटना पड़ेगा। इसमें कोई भी दुविधा होने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। आई थिंक जितना मैंने आपको समझाया, और क्या होता है प्रभावी बहुमत, सबसे पहले उपराष्ट्रपति का प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है और उनको 14 दिन पहले नोटिस भी भेजी जाती है, और उनका कार्यकाल 5 साल का होता है, उससे पहले भी वो त्याग सकते हैं। मतलब जितने राष्ट्रपति के डायमेंशन बनने वाले थे अनुच्छेद 67 से, मतलब उनके कार्यकाल से, वो चीज़ मैंने एक एक लाइन आपको समझाने की कोशिश की। मुझे आशा है कि आपको कोई भी ऐसा इसमें कंफ्यूजिंग नहीं रही होगी। अगर होगी तो एक बार प्लीज़ क्लास को फिर से देखना, आपकी सारी कंफ्यूजिंग दूर हो जाएगी, ठीक है दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर। तो दोस्तों देखते हैं उसके आगे का क्या प्रोसेस है। अनुच्छेद 68 में रिक्त पदों का चुनाव, यानी रिक्त पद जो हैं उनके चुनाव की बात की गई है। आखिर ये रिक्त पद का चुनाव होता क्या है दोस्तों, उसको हम डिटेल से देखने वाले हैं, और वीडियो को ध्यान से देखना दोस्तों, क्योंकि मैं इसके आगे जो डिस्कस करने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा कंसेप्चुअल है। अगर इसे आप अच्छे से, ईमानदारी से, ध्यानपूर्वक समझेंगे तभी इस चीज़ को आप अपने से कनेक्ट कर पाएंगे, अन्यथा कहीं ना कहीं थोड़ा सा गड़बड़ हो जाएगा, फिर क्वेश्चन आएगा तो आप कर नहीं पाओगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। कह रहा है कि अनुच्छेद 68 रिक्त पदों पर चुनाव। जी हाँ, रिक्त पदों पर चुनाव का मतलब ये होता है कि इससे पहले मैंने आपको बताया कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल तक होता है। क्या, उपराष्ट्रपति का कार्यकाल जो होता है वो 5 साल तक होता है, लेकिन उससे पहले, यदि उससे पहले उपराष्ट्रपति किसी कारणवश अपने पद को त्याग देते हैं या
कोई आकस्मिक मृत्यु हो जाती है या कोई और प्रॉब्लम हो जाती है या खुद से वो उपराष्ट्रपति रिज़ाइन देना चाहते हैं, यानी खुद से अपने पद को त्याग करना चाहते हैं, तो वो राष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर हो जानी चाहिए। मैं पहली बातों को इस बात से लिंक करने जा रहा हूँ जो अब आगे कहने जा रहा हूँ, ठीक है? तो मान लीजिए राष्ट्रपति को उन्होंने त्याग दे दिया, किसने? उपराष्ट्रपति ने, ठीक है? चाहे वो किसी कारणवश हो, चाहे वो खुद के रिज़ाइन से दिए हों, चाहे वो खुद के सहमति से अपने त्याग पत्र को राष्ट्रपति को दिए हैं, ठीक है? यहाँ तक समझ में आ गया? तो उपराष्ट्रपति जो अपना त्यागपत्र दिए हैं, चाहे अपने मन से, चाहे किसी कारणवश, ठीक है? तो उपराष्ट्रपति का जो पद खाली है, क्या? उपराष्ट्रपति का जब पद खाली हो जाएगा, यानी जब उपराष्ट्रपति अपने पद को त्याग देते हैं या किसी कारणवश वो अपने त्याग पद को राष्ट्रपति को देंगे, तो जाहिर-सी बात है उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाएगा। क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद जो है वो खाली हो जाएगा। तो अनुच्छेद 68 में यही बात कही गई है कि जो उपराष्ट्रपति का पद, क्या? एक बार ध्यान से सुनना दोस्तों, जब उपराष्ट्रपति का पद खाली हो जाता है किसी कारणवश या उनके सहमति से, तो उपराष्ट्रपति का, क्या दोस्तों? उपराष्ट्रपति का पद भरने के लिए यहाँ पर अनुच्छेद 68 में ये प्रावधान किया गया है। क्या दोस्तों? एक बार फिर से मैं बता दूं, उपराष्ट्रपति का पद या तो खाली होने वाला हो या किसी कारणवश बीच में ही उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र यानी अपनी सीट को खाली करना पड़ गया हो, तो उस पद को भरने के लिए, क्या? उस पद को भरने के लिए उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। क्या? उपराष्ट्रपति का खाली पद जो था उसे भरने के लिए अनुच्छेद 68 के तहत उपराष्ट्रपति का चुनाव कराया जाएगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो जाना चाहिए, कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं, लेकिन हर चीज़ें मैं चाहूँ तो आपको अपने माइंड में ही, मतलब मैं अगर चाहूँ तो स्वयं ही बिना बोर्ड पर लिखे ही आपको ज़बानी, मतलब ए टिप से ही मैं आपको क्या कर सकता हूँ, एक्सप्लेन कर सकता हूँ, अच्छे से समझा सकता हूँ। लेकिन मैं बोर्ड का सहारा इसलिए लेता हूँ दोस्तों, क्यों? अगर आप नोट करना चाहें तो चीज़ों को अच्छे से नोट कर पाएँ। ठीक है, अगर आप चीज़ों को अच्छे से नोट कर पाएंगे तो यदि वर्तमान में अभी देख रहे होंगे तो आपको याद होगा, लेकिन कुछ टाइम बाद वो चीज़ें भूलने लगती है। जब चीज़ें भूलने लगेंगी तो आप अपने नोट्स को एक बार पलट कर देख सकते हैं, यानी उसे बार-बार रिवाइज़ कर सकते हैं, जो कि आपके माइंड में पूरी तरीके से स्टोर हो जाएगा। इसलिए मैं बोर्ड का सहारा लेता हूँ, नहीं तो मैं चाहूँ तो बिना बोर्ड के ही आपको अच्छे से एक्सप्लेन करके आपको समझा सकूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? उसके बाद देखते हैं अनुच्छेद 69 में क्या, अनुच्छेद 69 में क्या बात कही गई है। अनुच्छेद 69 में दोस्तों उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई। क्या? उपराष्ट्रपति के शपथ की बात की गई है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है, अच्छा, उपराष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, ये भी तो हमको जानना है। अगर ये नहीं जानेंगे तो कहीं ना कहीं ये उपराष्ट्रपति का जो सेशन है ये अधूरा रह जाएगा दोस्तों। जी हाँ, तो आप लोग ध्यान से सुनिए। जो उपराष्ट्रपति का पद है उन्हें धारण करने के लिए शपथ उनको कौन दिलवाता है दोस्तों? तो एक लाइन में बता दूं कि उपराष्ट्रपति को उनके पद धारण करने के लिए उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। क्या दोस्तों? वो राष्ट्रपति दिलाते हैं। ठीक है, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाना चाहिए। कभी एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने की कोशिश करेगा, कभी आपको लोकसभा अध्यक्ष वहाँ पर रख देगा, कभी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को वहाँ पर इंक्लूड कर देगा। तो आपको ये चीज़ ध्यान होना चाहिए, आपको कोई कंफ्यूजिंग होने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्तों? वो राष्ट्रपति दिलाता है। आपने इससे पहले पढ़ा होगा कि राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है दोस्तों? अगर आपको याद है तो प्लीज कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से उसी लगे हाथ में बता दे रहा हूं। राष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। क्या दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। यदि मुख्य न्यायाधीश भी नहीं मौजूद हैं तो सर्वोच्च न्यायालय का जो सबसे वरिष्ठ, क्या, जो सबसे वरिष्ठ या सबसे योग्य, क्या दोस्तों, जो सबसे वरिष्ठ या सबसे योग्य न्यायाधीश होगा, क्या करेंगे? राष्ट्रपति को शपथ दिलाते हैं। ये चीज मैं एक बार फिर से रिकॉल करा रहा हूं जो आपको इससे पहले पढ़ा चुका हूं, लेकिन यहां बात हो रही है उपराष्ट्रपति की। ठीक है, यहां तक क्लियर कि उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति दिलाता है। ठीक है, जब उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है तो उपराष्ट्रपति ही राष्ट्रपति को त्याग पत्र देते हैं। ये चीज मैंने आपको इससे पहले भी डिस्कस कर दी, लेकिन मैं एक बार फिर से दोहरा देना चाहता हूं एक लाइन में कि उपराष्ट्रपति को उनके पद को धारण करने के लिए जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाता है, और अगर उपराष्ट्रपति अपने पद को रिजाइन करता है या किसी कारणवश उनके पद खाली हो जाते हैं तो जो त्याग पत्र होता है दोस्तों, यदि वो रिजाइन करते हैं तो उनका त्याग पत्र राष्ट्रपति को दिया जाता है। क्या? उपराष्ट्रपति का जो त्याग पत्र होता है महोदय वो किसे दिया जाता है? वो राष्ट्रपति महोदय को दिया जाता है। क्लियर? कोई डाउट
नहीं होना चाहिए। ठीक है, आइए आगे चलते हैं, अनुच्छेद 70 की बात कर लेते हैं। क्या दोस्तों, अनुच्छेद 70 की बात कर लेते हैं। कह रहा है कि किसी कारणवश, क्या वही बात इसमें इंक्लूड की गई जो कि मैं पहले ही आपको समझा चुका हूं। ठीक है, तो आइए एक बार इसको भी देख लेते हैं। कह रहा है कि किसी कारणवश, क्या, किसी कारणवश राष्ट्रपति जो अपने कार्य का निर्वहन करते हैं। अच्छा, इसको मैं फिर से एक बार एक्सप्लेन बता दूं कि अनुच्छेद 70 कहता है कि आपने देखा होगा, इससे पहले मैंने आपको पढ़ाया कि जब राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन ना कर सके, यानी राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हो, यानी राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असहज महसूस कर रहा हो, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति ले सकता है। यानी राज्यसभा का जो सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। तो अगर राष्ट्रपति अपने कार्य को करने में असमर्थ हैं, किसी कारण वो अपने कार्य को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो उनकी जगह उपराष्ट्रपति वहां पर जाकर के उनकी सभी पावर को, क्या, राष्ट्रपति के सभी पावर को अर्जित कर लेता है। कौन? उपराष्ट्रपति। और जब उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की पावर मिल जाती है तो उपराष्ट्रपति स्वयं राष्ट्रपति की तरह ही कार्य करता है, जब तक कि राष्ट्रपति अपने पद पर वापस ना आ जाए। यहां तक तो क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि ये बात मैं पहले ही बता दिया हूं। ठीक है, उसके बाद यदि उपराष्ट्रपति भी अगर मौके पे मौजूद नहीं है तब क्या होगा? क्या, अगर उपराष्ट्रपति भी मौके पर मौजूद नहीं है दोस्तों, तब क्या होगा? इसी चीज के बारे में अनुच्छेद 70 जो है आपको बता रहा है। बस एक लाइन में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, इस चीज को ध्यान से सुनना। ठीक है, जब राष्ट्रपति अपने कार्य को निर्वहन नहीं कर पाते हैं या अपने कार्य को करने में असमर्थ होते हैं, तो उनके कार्य को करने के लिए उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पद धारण करता है। यहां तक क्लियर? यदि उपराष्ट्रपति भी अगर वहां पर मौजूद ना हो तब क्या होगा दोस्तों? यही चीज तो अनुच्छेद 70 आपको बताना चाह रहा है। क्या, अगर उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद नहीं है तो इसका डिसाइड कौन करेगा? उसके बाद कौन राष्ट्रपति के पद को धारण करेगा, इसका डिसाइड कौन करेगा? इसका डिसाइड कौन करेगा दोस्तों? इसका डिसाइड माननीय संसद करेगी। क्या, इसका डिसाइड, इसका निर्णय कि राष्ट्रपति का जो संवैधानिक कार्य है उनके कार्य को करने के लिए उपराष्ट्रपति अगर मौजूद होंगे तो उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के कार्य को करेंगे। अगर उपराष्ट्रपति भी अगर वहां पर मौजूद नहीं है, क्या, अगर उपराष्ट्रपति भी वहां पर मौजूद नहीं है तो ये डिसीजन कौन लेगा कि राष्ट्रपति के कार्य को कौन निभाएगा? ये जो निर्णय है, यह जो डिसीजन है, ये माननीय संसद करेगी। उसके बाद ही राष्ट्रपति के कार्य को संवैधानिक तरीके से निर्वहन किया जाएगा। जब तक कि संसद ये निर्णय ना कर दे कि कौन प्रशासनिक अधिकारी राष्ट्रपति के कार्य को निर्वहन करेगा, तब तक उनके पद पर कोई आसीन नहीं हो सकता। याद रखना, उपराष्ट्रपति के बाद की बात कर रहा हूं, उपराष्ट्रपति के बाद की बात कर रहा हूं। अगर उपराष्ट्रपति हैं तो वो स्वयं राष्ट्रपति के पद को धारण करके उनके संवैधानिक शक्तियों को ग्रहण करते हुए उनके कार्यों को निर्वहन करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से आज मैंने जितना बेहतरीन तरीके से आपको समझाने की कोशिश की, आज जितना ही कंसेप्चुअल टॉपिक था, मैं आशा करता हूं कि मैं उतने ही बढ़िया से अपना 100% देकर के आपको समझाया। मैं आशा करता हूं, ये भी उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप खुद इसको देखने के बाद, अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं दोस्तों, तो वीडियो पूरा देखने के बाद आपको खुद समझ में आएगा कि जो चीज़ें मैंने आपको समझाई, अगर आप उसे ध्यानपूर्वक से देखे होंगे तो उसमें कोई भी डाउट नहीं रहा होगा। क्योंकि मैं एक एक लाइन, एक एक चीज़ किताबी भाषा में ना करके आपको अपने लैंग्वेज में, यानी आपके अपने लोकल भाषा में मैंने कनेक्ट करने की कोशिश की, समझाने की कोशिश की, ताकि आपको कोई चीज़ मिस ना हो, कोई चीज़ कंफ्यूजिंग ना हो। ठीक है, आशा करते हैं कि आज का जो सेशन है पूर्णतः सफल हुआ, मतलब पूर्णतः अच्छे से आपको समझ में आया होगा, मैं ये आशा करता हूँ। इसमें एक अनुच्छेद और बचा है जो कि 71 है। उसके बाद हम कल के बाद हम एंट्री करेंगे महान्यायवादी में। ठीक है, उसके बाद सीएजी को देखेंगे। ठीक है, तो एक एक करके हम सभी चीज़ों को कंफर्म तरीके से, एकदम क्लियर तरीके से, कंसेप्ट के साथ मैं आपके सामने एकदम निचोड़ के रख दूंगा। बट आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों कि प्लीज़ जब वीडियो देखें तो उसे ध्यान से देखें और ध्यानपूर्वक कंप्लीट पूरे क्लास को देखें, तभी चीज़ों को आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो अभी तक हमने 5 चैप्टर करा दिए गए हैं। वर्तमान में उपराष्ट्रपति का चैप्टर चल रहा है, इसे मिलाकर के टोटल 6 चैप्टर हो गए हैं। बस धीरे धीरे करके हम अपने मुकाम पर पहुंच रहे हैं। मैं यकीन के साथ दिलाता हूं दोस्तों, यकीन के साथ आपको भरोसा दिलाता हूं, अगर आप इसे एक बार ईमानदारी से
आपने इससे पहले बहुत क्लास देखी होगी, कहीं भी देखी होगी, लेकिन एक बार ईमानदारी से मेरी इस क्लास को देखना, आपको खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि आपने इससे पहले जो क्लास देखी थी, वो सही है या जो मैं पढ़ा रहा हूँ, वो सही है। दोस्तों, जो बड़े-बड़े लोग होते हैं, वो मतलब उनको केवल अपनी क्लास से मतलब होता है। आपको समझ में आया या नहीं समझ में आया, इससे उनसे कोई मतलब नहीं होता। लेकिन मैं आपके लेवल का हूँ, आपके थॉट को, आपके मानसिक जो कैपेसिटी है, उसको मैं समझ रहा हूँ क्योंकि मैं आपके अवस्था में जी रहा हूँ। तो आप किस तरीके से सवालों को कनेक्ट कर पाते हैं, वो चीज़ मैं समझ रहा हूँ। वो चीज़ मेरे थॉट में चल रही है कि आपको क्या चीज़ चाहिए, क्योंकि मैं अगर आपके एज का हूँ, तो ज़ाहिर-सी बात है हमारी सोच मिलनी चाहिए। तो मैं आपके थॉट को समझ रहा हूँ, उसी लेवल से मैं पढ़ा रहा हूँ ताकि कोई भी कन्फ्यूज़िंग, कोई भी डाउट आपका नहीं रहे मेरी क्लास में। ठीक है दोस्तों? तो आज के सेशन को हम यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं अनुच्छेद 71 के साथ। उसके बाद हम चलेंगे महान्यवादी पे चलेंगे, उसके बाद सीएजी पे चलेंगे, ठीक है? धीरे-धीरे करके हम अपने पड़ाव की तरफ आगे बढ़ेंगे, ठीक है दोस्तों? तो एक बार मैं फिर से कहना चाहता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना और जाते-जाते एक प्यारा-सा कमेंट ज़रूर करना दोस्तों, क्योंकि आपका प्यारा-सा कमेंट हमारा मोटिवेशन होता है। उस कमेंट से हमारा हौसला जो होता है, वो और ज़्यादा पीक पे हो जाता है और हमें अच्छे से काम करने में और ज़्यादा मोटिवेट होते हैं। ठीक है दोस्तों? तो आज के सेशन को यहीं पे करते हैं समाप्त। कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।